हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हमें अपनी बुक्स को फाइनलाइजेशन कैसे करना है। सबसे पहले एक सीनियर अकाउंटेंट को वही माना जाता है जो एक प्रॉपर बुक्स फाइनलाइजेशन कर सके। तो मैं आपके साथ कोई कम से कम 20-30 पॉइंट लेकर आ रहा हूँ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है फाइनलाइजेशन करते समय। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चल शुरू करते हैं। आज सबसे पहले आपको जीएसटी बनाना है। किसी भी कंपनी में अगर वर्क कर रहे हैं तो आपको अपनी सेल और परचेज जीएसटी रिटर्न के साथ मैच करनी है। बहुत इजी है। आपको पूरे साल की 3B समरी मिल जाती है, जीएसटी 1 की समरी मिल जाती है, उसको अपनी बुक के साथ रिकंसाइल करना है। 31 मार्च तक आप जैसे कोई बैक डेट का इनपुट आपका रह गया है तो आप 31 मार्च तक क्लेम कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा दिया है। इससे चलते ही आपको सबसे पहले 3B जो आपकी बुक्स हैं और आपको 3B और बुक्स का रिको कर लेना है। उसके बाद जीएसटी और मानो 3B का, ताकि कोई आपकी टैक्स लाइबिलिटी का छूटती हो तो आप 3B में दिखा सकते हो या कम कर सकते हो। वैसे ही जीएसटी और 1 का रिको आपको बुक्स के साथ करना है। उसके बाद आती है 2A 2B और 3B में। एक वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा कि आपको आईटीसी एक्चुअल कैसे लेना है। जैसे कि अभी 2A को वैनिश कर दिया गया है तो आप अभी 2B के साथ ही चलें। 2B और 3B को मैच करवाना है, देन 2B को अपनी बुक्स के साथ कैसे मैच करवाना है वो आने वाली वीडियोस में आपको सभी बता दूंगा। आज हम टॉपिक्स को टच करें कि आपको बुक्स को फाइनेंशियल कैसे करवाना है। और इसके बाद आपको वॉचिंग और स्क्रूटनी ऑफ लेजर्स का करना है। वॉचिंग का मतलब है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी में सेल परचेज के, फिक्स एसेट्स के, जो आपको ज़रूरत है वो आपको इकट्ठे कर लेने हैं ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद स्क्रूटनी ऑफ लेजर्स है। स्क्रूटनी में कोई भी आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लेजर्स ओपन करना पड़ेगा, लेजर्स में देखना पड़ेगा कोई एंट्री, कोई हॉलीडे बंदे डली हो, कैश पेमेंट कोई 10,000 के ऊपर ना जा रही हो। इसके बाद आपको डेटर और क्रेडिटर का कंफर्मेशन लेना है। उस आपको अपने जितने भी डेटर्स हैं उनसे 31 मार्च से पहले पहले कंफर्मेशन लेना है। मीन्स उनका बैलेंस और आपका बैलेंस मैच होना चाहिए। हो सकता है डेटर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा हो और आपके क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस, वो कैसे एडजस्ट करना है वो आने वाली वीडियो से हम कवर कर लेंगे। उसके बाद कोई भी एंट्रीज आपके हॉलीडेज वाले दिन नहीं होनी चाहिए। हॉलीडेज हॉलीडेज में नेशनल हॉलीडेज के दिन नहीं होनी चाहिए। वैसे संडे को हो सकती है क्योंकि संडे को फैक्ट्रीज ओपन होती है। उसके बाद इनकम टैक्स का प्रोविज़न है। कोई भी आपको कैश एक्सपेंस 10,000 के ऊपर सिंगल डे में सिंगल पार्टी को कैश में नहीं करना है। अगर आप करते हो तो सारा एक्सपेंस या डिसअलाउड होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40A3। अभी तो हमें इस सेक्शनों में नहीं जाना है, बस आपको दिमाग में रखना है कि 10,000 के ऊपर कोई भी खर्चा कैश में एक दिन में एक पार्टी के साथ नहीं करना है। उसके बाद आपने चेक करना है कोई भी पर्सनल एक्सपेंस प्रोपराइटर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं होना चाहिए। जीपी रेशियो, इसका बहुत बड़ा रोल है जीपी और एनपी रेशियो का। जीपी रेशियो का कंपैरिजन पिछले साल के साथ जरूर करना है। अगर बहुत कुछ वेरिएशन है तो आपको इसका रीज़न भी पता होना चाहिए। वैसे वेरिएशन कोई 0.5 0.6 के आसपास होना चाहिए, इसके ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको सारी लोन्स अगर चल रहे हैं, आपकी एफडी स्टेटमेंट है, वो आपको इकट्ठी कर लेनी है ताकि आप उसकी प्रॉपर एंट्री कर सकें। आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो वेरिफिकेशन करनी है। बताना चाहता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर उस पर रिकॉर्ड होता है। उसकी एवेल्यूएशन होती है, वो आपकी डिफरेंट वीडियो आने वाली वीडियो से मैं कवर कर लेंगे एक्चुअल वैल्यूएशन कैसे करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको बैंक लोन चल रहा है तो आपको बैंक के साथ एक कोऑर्डिनेशन करना है ताकि वो कोई भी ऐसा एंट्री हो वो ना छूट सके। स्टॉक का मैंने आपको बता दिया कि एनआरवी कॉस्ट विच एवर इज लोअर।
सस्पेंस अकाउंट में जितनी भी आपकी एंट्रीज पड़ी हैं वो उनको क्लियर करना है कंसर्न पर्सन के साथ बैठकर, क्योंकि होता क्या है कि हम बैंक की एंट्री करते रहते हैं, जो नहीं पता लगता है सस्पेंस में डाल देते हैं, तो आपको सस्पेंस क्लियर करना है। और जितनी भी प्रोविजनल एंट्री होती है आउटस्टैंडिंग्स की, प्रीपेड की, अक्यूर्ड की, वो आपको 31 मार्च के पहले पहले कर लेनी है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पर हमारी काउंटिंग होती है। तो ये तो मेरे कम से 17 पॉइंट जो एक बुक्स को फाइनलाइजेशन करने के लिए आप बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी मैं आपको थोड़े टॉपिक्स और कवर करा देता हूँ। जैसे आप जहाँ पर आपका बिजनेस चलता है, हो सकता है कि वो रेंट पर हो, आपका रेंट जाता हो। जब रेंट जाता हो तो आप जरूर चेक कर लीजिए कि आप टीडीएस काट रहे हैं रेंट पे पर। अगर आपका लिमिट क्रॉस करती है 2,40,000 के ऊपर पूरे साल में, 10% लैंड एंड बिल्डिंग पर लगेगा और 2% प्लांट एंड मशीन। आने वाली वीडियोस में टीडीएस का पूरा चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें प्रॉपर इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं टैली में और कैसे एक्चुअल बुक करना चाहिए वो कवर किया जाएगा। देन आता है हमारा सैलरी का पार्ट। आपको ऐसे चेक करना है कि टीडीएस किस किन की सैलरी पर डिडक्ट होगा। वो सारा पेरोल का भी काम होता है, पूरा अकाउंटिंग का काम नहीं होता है। वहाँ पेरोल भी होगा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होता है कि कैसे सारा जो वर्किंग करते हैं। और आपको चेक करना है कि कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आप एम्प्लॉयज़ का करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, इनका इन पर जीएसटी नहीं मिलता है। आपको जीएसटी को कोस्ट का पार्ट बनाना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन स्टॉक और गोडाउन का इंश्योरेंस करवाने पर आपको जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद रेमुनेशन, जो आपका ऑडिट करता है उसको प्रोफेशनल फीस जाती है। अगर 30,000 के ऊपर जा रही है तो 194J टीडीएस का सेक्शन 10% टीडीएस काट कर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, कोई भी एडवोकेट जब प्रोफेशनल फीस आप ले रहे हैं अपनी कंपनी में, तो उसमें भी सेम सेक्शन 194J 10% पर 30,000 के ऊपर डिडक्ट किया जाएगा। साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आप कोई एडवोकेट की सर्विस ले रहे हो तो उसमें आरसीएम की लायबिलिटी आ जाती है। मतलब रिसिपेंट जो भी सर्विस ले रहा है उस पर उसको 18% से आरसीएम पे करना पड़ेगा। आरसीएम का वर्किंग कैसे होती है, कैसे क्लेम करते हैं, कैसे लायबिलिटी है, वो भी आने वाली वीडियोस में कवर कर दिया जाएगा। बताना चाहूँगा, जैसे हम आरसीएम पे करते हैं साथ ही उसका क्लेम कर लेते हैं अपनी 3B में। इसके बाद करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में फ्रेड आउटवर्ड जीटीए की सर्विस ले रहे हो तो उस पर आरसीएम लगेगा 5%। जीटीए में 2% लगती है, 5% और 12%। आने वाली वीडियोस में कवर कर दिया जाएगा। अगर वो जीटीए 5% में कवर है तो आप जो रिसिपेंट है, अगर वो जीटीए की सर्विस ले रहा है तो उसको 5% पर आरसीएम पे करना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन के केस में आप 35,000 के ऊपर कोई भी कैश पेमेंट नहीं कर सकते, वो डिसअलाउड है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस आपको 12 मंथ के चेक कर लेने, प्रॉपर आपके बुक्स होने चाहिए। और जैसे हम आते हैं अपने फेब मार्च में, तो प्रोविजन एंट्री भी डलनी चाहिए अगर वो आपने ऑलरेडी उसको एडवांस पे कर दिया है। कोई एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं कंपनी में तो चेक कर लीजिए 194C टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड लोन, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करनी है, प्रॉपर एंट्रीज प्रोविजन बनवाने हैं और चेक करना है कि जो भी आपने इंटरेस्ट लिया है वो आपकी रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले पे होना चाहिए। इनकम टैक्स का रूल है 43B, अगर वो नहीं होता है आपकी रिटर्न फाइल करने से पहले वो डिसअलाउड कर दिया जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, हम फ्रेंड से रिलेटिव से लोन ले लेते हैं तो उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। और 194A में अगर 5,000 के ऊपर लोन की अमाउंट है तो आपको 10% टीडीएस उस पर डिडक्ट करना पड़ेगा इंटरेस्ट पर। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की जैसे टेलीफोन एक्सपेंस आपके 12 मंथ के पूरे बुक होने चाहिए। और चेक कर लीजिए कोई भी आपका पर्सनल एक्सपेंस बुक ना हो। डोनेशन की आपको डिडक्शन मिलती है, लेकिन कंडीशन है कि उसकी प्रॉपर रिसीप्ट होनी चाहिए और एटीजी में फॉल करनी चाहिए। एटीजी में कौन कौन सी फॉल करती है,
उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी। इसके बाद मोटर कार एक्सपेंस बताना चाहूँगा। सेक्शन 17 ऑफ जीएसटी बताता है, ब्लॉक क्रेडिट की बात कर, मोटर कार के बाद आपको आपकी कंपनी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है, तो उस पर भी आपको कई बार कॉन्ट्रैक्ट पर हम अपनी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाते हैं, तो उस पर भी आपको 194C का सेक्शन लगेगा। चेक कर लेना है कि टीडीएस डायरेक्ट ना हो, और अगर होता है तो बुकिंग करनी चाहिए। और प्रॉपर बाइफिकेशन हो जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और एडमिन एक्सपेंडिचर कौन सा है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस होते हैं हमारी कंपनी में, हम चाय पानी मंगा लेते हैं खाने पीने के लिए, कुछ पिकेटिंग एंड सर्विसेज का काम है, इस पर जीएसटी ब्लॉक है, इस पर जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते आप, अगर किया है तो रिवर्स करना पड़ेगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज चेक कर लीजिए अपनी फिक्स एसेट्स पर। डेप्रिसिएशन 2 प्रकार की होती है, इनकम टैक्स और कंपनीज एक्ट। तो ताकि छोटी मोटी कंपनियों में तो सिर्फ हम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट में कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स दोनों लगता है, तो दोनों का डिफरेंस आता है। उसको डेफर टैक्स से डेफर लाइबिलिटी निकलती है, वो एक एडवांस लेवल की अकाउंटिंग होती है, वो आने वाले वीडियोस में कवर कर दी जाएगी एडवांस लेवल में। इसके बाद अगर आपने सिक्योरिटी एक्सपेंस जैसे गार्ड की सर्विस होती है, तो उस पर भी आपको आरसीएम 18% से पे करना पड़ता है। बताना चाहूँगा, सिक्योरिटी एक्सपेंस पर आरसीएम तभी लगेगा अगर सिक्योरिटी सर्विस वाला किसी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को सर्विस दे रहा है, तो इस पर भी टीडीएस भी लगेगा, 194C सेक्शन लगेगा। इसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी में काम करते हो तो चेक कर लीजिए कोई एक्सपोर्ट लाइसेंस सेल नहीं हुआ तो, लाइक डीजीएफटी का लाइसेंस, रोड टैप स्कीम्स आती हैं, स्क्रिप्ट्स आती हैं। बताना चाहूँगा, अकाउंटिंग के अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अकाउंटिंग और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस अलग होता है। जैसे डीजीएफटी हमारी साइट है, वो उसके लाइसेंस होते हैं, वो एग्जाम्प्ट में आते हैं हमारे, तो प्रॉपर इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी एक अलग चैनल चल जाएगा और इसकी वीडियोस अलग आ जाएगी। तो मैंने अपनी ओर से एक पूरे प्रॉपर जैसे बुक्स को फाइनल करना है वो सारे पॉइंट्स क्लियर करी हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और बताना चाहूँगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।